आज हम अगले स्टेप पे मूव करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा था और उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं ताकि थोड़ा सा आपको ज़हन में आ जाए। एक छोटी सी एग्जांपल से एक छोटी सी एग्जांपल लूंगा और उसके मुताबिक हम देखते हैं कि डेफर्ड टैक्स को हमने कैसे मूव किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि टेम्परेरी और परमानेंट डिफरेंस का। ठीक है, अब मैं अगर 2 साल लूं 2015, 16 और 2015, हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां प्रॉफिट आ रहा है मेरा 60,000, यहां प्रॉफिट आ रहा है 45,000। इसके अलावा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो कैरिंग वैल्यू है एज एट 1 जनवरी 2015 वो हमारे पास 98,000 है और टैक्स बेस जो है ऑन सेम डेट वो 110,000 है। ये चूंकि मैं रिवाइज कर रहा हूं ताकि ईद से पहले जो हमने पढ़ा था रमजान के महीने तक जितना पढ़ा था उसको एक दफा रिकॉल कर लें, इस वजह से बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूं एक एसेट को। इसके अलावा वो हमें कहता है इन 2015 fine was paid rupees 6,000 disallowed, यानी 6,000 रुपए का हमने फाइन पे किया 2015 में जो कि टैक्स डिसअलाउ कर रहा है। और इन 2016 इनकम ऑफ रुपीज 5,000 was exempt फ्रॉम टैक्स। ठीक है, ये टैक्स एग्जेम्प्ट है और टैक्स रेट हम ले लेते हैं 30%। अब ये कंप्लीट सीक्वेंस में दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। हमने पढ़ा था इसमें सबसे पहले हम बनाते हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। वीडियो ऑफ करें पलवशा, आप वीडियो ऑफ करें प्लीज। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। ठीक है, 2016 और 2015 और यहां हमने कॉलम यूज किया था अगर आपको याद हो नोट्स का, जिसके अब नोट्स भी बनाएंगे हम। तो हमें जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास 2016 का जो टैक्स प्रॉफिट है वो 60,000 है और 2015 का जो प्रॉफिट है वो 45,000 है। अब मैं यहां पर लिखूंगा टैक्स एक्सपेंस, जो कि यकीनन मुझे नहीं मालूम क्या है। वो मुझे व्हाट इज अ टैक्स एक्सपेंस। हमने पढ़ा था कि टैक्स एक्सपेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टैक्सेस, करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। इसके लिए हम एक नोट बनाएंगे, कोई भी नंबर दे लें, जैसे नोट नंबर 11, और जब बनाएंगे तो फिर ये हमारा आंसर आएगा तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये यहां तक एक्सट्रैक्ट बन गए स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम की। तो हम इसी नोट को पहले लेते हैं। वैसे इसके बाद बनेगा स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसके लिए मैं स्पेस छोड़ दूंगा थोड़ी सी, यहां नोट्स लिखता हूं क्योंकि ये नहीं मुझे मालूम अभी कि डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगा, लेकिन थोड़ी सी स्पेस छोड़ने, दिस इज इनफ। ठीक है, ये जो आंसर आ रहा है दिस इज नॉट एज नेट प्रॉफिट।
अच्छा, अब सबसे पहले हम नोट 11 बनाते हैं। नोट नंबर 11, और ये नोट है मेरा किसका? टैक्स एक्सपेंस का। इसी तरह दो कॉलम बनाते हैं, 2016, 2015। जैसे अभी मैंने आपसे बात की कि टैक्स एक्सपेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टैक्सेस, करंट टैक्स। इसके लिए मुझे नोट की जरूरत नहीं है। करंट टैक्स का नोट कब बनता है? अभी तक जितना पढ़ा है हमने, जब कोई अंडर या ओवर प्रोविजन ऑफ टैक्स नहीं हो। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर अंडर प्रोविजन ऑफ टैक्स हो या ओवर प्रोविजन ऑफ टैक्स हो, फिर आपका ये नोट बनेगा। अदरवाइज जरूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेट करेंगे वर्किंग के थ्रू। उसके बाद डेफर्ड टैक्स, इसका नोट मस्ट है। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ नोट लिखेंगे 11.1। और अगर करंट टैक्स का नोट होता तो फिर करंट टैक्स में मैं 11.1 लिखता और डेफर्ड टैक्स में 11.2 लिखता। ये डिस्क्लोजर आपने अच्छी तरह समझनी है। पेपर आपका FR2 का बेस ही डिस्क्लोजर पर होता है, और इसके डिस्क्लोजर प्रॉपर होने चाहिए जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ठीक है, अब आइएगा करंट टैक्स। चूंकि इसके लिए नोट तो नहीं है, लेकिन करंट टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मैं ऊपर स्पेस छोड़ता हूँ नोट्स के लिए, यहाँ से वर्किंग स्टार्ट करता हूँ। बल्कि यहाँ पे हम कर लेते हैं वर्किंग 1। करंट टैक्स, ठीक है जी, 2016 और 2015। अब हमने क्या करना है, जो हमने पढ़ा था जरा माइंड में रखिएगा कि हमने क्या करना है कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और टैक्स ट्रीटमेंट डिफर करता है उसको इनकॉर्पोरेट करना है। यानी टैक्स ट्रीटमेंट को इनकॉर्पोरेट करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को रिवर्स करना है। ठीक है, तो लिहाजा ये जो प्रॉफिट आपको गिवन है मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट मेरे पास 2016 का जो गिवन है, दैट इज 60,000 और 45,000। ठीक है, यहां मैंने डेप्रिसिएशन रेट नहीं ली है, वो ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन रेट इसका हम ले लेते हैं अकाउंटिंग में 10% और टैक्स में ले 15%, और दोनों रिड्यूसिंग पर। इसका मतलब अकाउंटिंग में जब प्रॉफिट आपने निकाला हुआ है तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुकी है, जो कि टैक्स नहीं मानता, तो इसलिए हम इसको ऐड बैक कर देते हैं। अभी मैं सिर्फ 2015 को ले रहा हूं। क्या ऐड बैक करूं? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, जिसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं। हमने 2015 में कितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है जरा चेक करें। 1 जनवरी 2015 को कैरिंग वैल्यू जो थी वो 98,000 थी, और इस पर डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड की है 10%, विच इज 9800। यानी 9800 की मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर चुका हूं 2015 में। और 2016 में कितनी रिकॉर्ड कर चुका हूं वो भी देख लें। अब 98,000 का 10% डेप्रिसिएशन 2015 की आई जो 9800 है। तो अगले साल की डेप्रिसिएशन कैसे निकालूं? 16 की 98,000 में से मैं 9800 पहले माइनस करता हूं क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है, और उसका 10% लूंगा विच इज 8820। ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन मैंने ऐड बैक कर दोनों सालों। और जो टैक्स डेप्रिसिएशन है वो मैंने लेस करनी है। थोड़ी सी स्पेस छोड़ देता हूँ, कोई और भी आइटम आ सकती है प्लस वाली, ऐड करता हूँ, कर देता हूँ टैक्स डेप्रिसिएशन। और टैक्स डेप्रिसिएशन किस पर बेस कर रही है जी? रिड्यूसिंग पर 15%। तो 1 जनवरी 2015 को 110,000 वैल्यू थी, 110,000 का 15% लूंगा। 110,000 का 15% लिया तो 16,500 आ गई डेप्रिसिएशन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये माइनस किया। इसी तरह अगले साल की डेप्रिसिएशन कैसे लूंगा? 110,000 में से पहले मैं 15,000 16,500 माइनस करता हूं ताकि मेरी अगले साल की टैक्स बेस आ जाए, और उसका 15% लूंगा यानी कैरिंग अमाउंट आ जाए।
और ये आ रहा है 14025, 14025, ये टैक्स डेप्रिसिएशन आ गई। अब ये एडजस्टमेंट मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अब आगे चलते हैं 2015, ये ट्रांजैक्शन सिर्फ 2015 की है। आपने एक फाइन पे किया 6000 रुपीज का। यकीनन जब आपने फाइन पे किया तो ये मेरा एक्सपेंस बन गया, जिसको टैक्स टोटली डिसअलाउ करा दे रहे हैं। तो इसको ऐड बैक कर दें फाइन, जितना फाइन पे किया है वो ऐड हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये सिर्फ 2015 में है, 2016 में मैं इसको नील कर दिया। अब ये भी ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई। अब 2016 में एक ट्रांजैक्शन और है कि हमने एक इनकम रिकॉर्ड की हुई है 5 रुपीज की, जो एग्जेम्प्ट है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई जब ये इनकम एग्जेम्प्ट है तो फिर ये प्रॉफिट में नहीं आनी चाहिए, टैक्सेबल प्रॉफिट में नहीं आनी चाहिए, इसको लेस कर दूंगा एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम जब लेस करता हूँ 5000 की 2016 में, वो सिर्फ 16 में आएगी और इसका 15 से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे ये मैंने कैलकुलेट किया, अब ये सारी एडजस्टमेंट मुकम्मल हुई, तो मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा, दिस इज नॉन एज टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट, ये अब अकाउंटिंग प्रॉफिट को मैंने टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 60,000 प्लस 8820 माइनस 14025 माइनस 5000, ये मेरा बनता है जी 49795। और इस पे अगर करंट टैक्स निकालूं, करंट टैक्स रेट हमने लिया हुआ है 30%। तो करंट टैक्स इज द टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट। ये जो टैक्सेबल प्रॉफिट निकाला है इसका 30% लेते हैं, 14,938.5 है, तो इसको 39 कर देते हैं। इसी तरह 2015 में 45,000 प्लस 9800 प्लस 6000 माइनस 16,500, ये टैक्सेबल प्रॉफिट आ रहा है 44,300। और अब इसका 30% मैं लूंगा, विच इज 13290। ठीक है, ये मेरी पहली कैलकुलेशन आई जिसको आप वर्किंग वन कहेंगे। मैं यहाँ रेफरेंस दे दूंगा वर्किंग नंबर 1 और करंट टैक्स यहाँ ले आता हूँ 14939 और 13,290। अच्छा, अब मैंने कैलकुलेशन करनी है डेफर्ड टैक्स की। ये नोट अलग है, पहले वर्किंग बनाऊंगा डेफर्ड टैक्स की, फिर नोट की तरफ आए। नोट के लिए जो स्पेस मैंने ऊपर छोड़ी। डेफर्ड टैक्स में हमने करना क्या है, अब चूंकि एक ही एसेट है, ठीक है, बाकी तो परमानेंट डिफरेंस है ना, फाइन भी हमारा परमानेंट डिफरेंस है, इनका जो एग्जेम्प्ट इनकम है ये भी मेरा परमानेंट डिफरेंस है। डेफर्ड टैक्स में हमने क्या पढ़ा था कि डेफर्ड टैक्स शैल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन टेम्परेरी डिफरेंस, और टेम्परेरी डिफरेंस के पॉइंट से सिर्फ एक आइटम है और वो है पीपीई। तो मैं पहले 2015 का स्टार्ट का बैलेंस निकालूंगा, साल के शुरू का, यानी 1 जनवरी 2015 का, फिर 31 दिसंबर 2015 का, फिर 31 दिसंबर 2016 का। तो तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो पहले कॉलम में हम लिखते थे एसेट या लाइबिलिटीज, फिर उसकी कैरिंग वैल्यू, देन उसकी टैक्स बेस, और फिर हम देखेंगे डिफरेंस कौन सा है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। और उसके बाद अगर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होगी, और अगर डिडक्टेबल डिफरेंस है तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा। ठीक है जी, अब आइएगा यहाँ पर एसेट में एक ही एसेट है तो पहले डेट डालूंगा 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैरिंग वैल्यू क्या थी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैरिंग वैल्यू आ रही है मेरे पास 98,000, टैक्स बेस है 110,000,
और हमने क्या पढ़ा था, when the carrying amount of asset is greater than its tax base, the difference is known as taxable temporary difference. But if the carrying amount of asset is less than its tax base, the difference is deductible difference. तो ये जो difference आ रहा है वो deductible difference हुआ, इसको मैं माइनस में लिख रहा हूँ। और ये क्यों माइनस में लिख रहा हूँ, क्योंकि कैरिंग अमाउंट कम है, टैक्स बेस ज्यादा है, तो डिफरेंस डिडक्टेबल हो गया। अब इस पर चूंकि एक ही आइटम है तो ये कहूंगा जो एसेट है 3600 का 30%, ये डेफर टैक्स एसेट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे, ये एक साल मुकम्मल हुआ 31 दिसंबर 2015। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैरिंग अमाउंट क्या है, देखो 98,000 थी अमाउंट, इसमें 9800 की आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दी, इसमें से माइनस करोगे 9800 तो ये मेरे पास आ रहा है 88,200, ये कैरिंग वैल्यू आ गई। अब उसकी टैक्स बेस चाहिए, टैक्स बेस पहले थी 110 और अब डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड की है 16,500, तो 110,000 में से 16,500। देखो कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट को में से अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लेस करनी है, टैक्स बेस निकालने के लिए जो टैक्स बेस की कैरिंग अमाउंट होती है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो कैरिंग अमाउंट आ रही है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करोगे जो 93,500 आ जाएगा, 93,500 आ जाएगा। काजिम अपना ऑफ कीजिएगा, ऑडियो ऑफ करें, काजिम रजा, थैंक यू। अब इसको अगर कैलकुलेट करें माइनस 88,200 में से ये माइनस करें, अगेन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन टैक्स बेस। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है 5300 का, ये कौन सा डिफरेंस होगा, अगेन इट विल बी डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस और इसका मैं 30% लूंगा तो 1519 मेरा डेफर्ड टैक्स हो जाएगा 1519। लेकिन जब मैं 31 दिसंबर 2016 में आऊंगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अब कैरिंग अमाउंट मुझे दोबारा लेनी है। अब 88,200 में से अब मैं लेस करूंगा 8820, मजीद डेप्रिसिएशन हो गई, ये आ गया 79380, 79380 और इसकी टैक्स बेस अगर कैलकुलेट करूं तो 93,500 में से 14,025 लेस कर देता हूं, 79,475, 79,475। अब भी अगर चेक करें कैरिंग अमाउंट इज लेस देन टैक्स बेस और ये अब सिर्फ 95 से कम है, अभी भी ये डेफर्ड टैक्स डिडक्टेबल डिफरेंस है और इस पर मैं कैलकुलेट करूंगा डेफर्ड टैक्स एसेट और इसका 30% लिया, दैट इज 29। दिस इज डेफर्ड टैक्स एसेट, ठीक है जी, ये कैलकुलेशन आ गई। अब मैंने डेफर्ड टैक्स निकालना है फॉर द ईयर, इसके लिए पूरा नोट बनता है, नोट नंबर 11.1 डेफर्ड टैक्स। पहला कॉलम मेरा आ रहा है 2016, सेकंड कॉलम आ रहा है उसी तरह 2015। जी, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, क्योंकि ये ओवरऑल एसेट ही है, यहां से लेकर यहां तक एसेट है, तो मैं यहां लिखता हूं डेफर्ड टैक्स एसेट ब्रॉट फॉरवर्ड। जरा एक एक अमाउंट लूंगा आप साथ में। डेफर्ड, जब 2015 का ईयर शुरू हुआ था उस वक्त डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग बैलेंस क्या था, ये 1 जनवरी 2015 का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस होगा 3600। ये एसेट को मैंने एक लाइन जोड़ूंगा और उसके बाद लिखूंगा डेफर्ड टैक्स एसेट कैरी फॉरवर्ड।
अब जब अगर 2015 खत्म हुआ था तो क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 1590। अच्छा, अब एसेट का कम होना, एसेट का कम होना बड़ी सिंपल आपने माइंड में रखना है। एसेट अगर कम होता है तो क्रेडिट होगा, तो इसका मतलब टैक्स एक्सपेंस डेबिट हुआ, तो ये चार्ज लाएगा। ठीक है, इसको हम नाम देंगे चार्ज, यानी प्लस में जो आएगा वो चार्ज आएगा और रिवर्सल जो है वो माइनस में आ जाएगा। ये फॉर द ईयर है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि साल के शुरू में 3600 रुपीज आपके पॉकेट में पड़े हैं और साल के एंड पे 1519 रह गए हैं, तो इसका मतलब बाकी स्पेंड हो गए। ठीक है, तो ये आपका डेफर्ड टैक्स चार्ज कहलाएगा एज अ टैक्स एक्सपेंस। तो 3600 में से 1590 लेस कर दो तो 2010, यानी 2010, तो माइनस करना है तो प्लस में लिखूंगा ना 2010। अब ये जो अमाउंट आई है इसको मैं साथ ही ले आता हूँ, ये फॉर द ईयर, ये वाली अमाउंट जो मैंने कैलकुलेट, ये चार्ज है और चार्ज एक्सपेंस में प्लस होता है 2010। इसी तरह 2016 में आइएगा, जो 2015 का क्लोजिंग बैलेंस है वो इसका ओपनिंग एसेट हो गया 1590 और इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है चेक करें, ये भी एसेट है 29। अगेन एसेट कम हो रहा है तो चार्ज है, कितने से कम करूं? 1590 माइनस 29 विच इज 1561, 1561। ठीक है, अब इसको अगर लेस किया तो ये 1561 की अमाउंट यहां पर आ गई चार्ज। तो यहां अगर मैंने देखिए कैलकुलेट जो किया तो ये मेरा जो नोट 11 है वो मुकम्मल हो चुका है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये दोनों चार्ज हैं, करंट टैक्स तो होता ही चार्ज है, ये आ रहा है 16,500। इसी तरह 2015 में 13,290 प्लस 2010, ये 15,300। ये जो आंसर आया है दिस इज टैक्स एक्सपेंस, जो मैं यहां लेकर आऊंगा 16,500 और यहां पर 15,300 और इसको फर्दर लेस करें तो इसको मैं मुकम्मल भी कर सकता हूं 43,500 और 29,700। अच्छा, अब एक स्टेटमेंट मैंने आपके सामने बोली थी, अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि आपका इफेक्टिव टैक्स रेट और एप्लीकेबल टैक्स रेट हमेशा इक्वल होगा अगर कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब देखें इसको चेक करने का तरीका क्या है। ये जो 45,000 है इसका अगर मैं 30% लेता हूं तो इसके इक्वल नहीं आ रहा, इसका 30% बनेगा 13,500, यहाँ आ रहा है 15,300। वाई? बिकॉज ऑफ दिस परमानेंट डिफरेंस। फाइन। इसी तरह मैं अगर 2016 में 60,000 का 30% लेता हूं तो 18,000 बनता है, जो कि नहीं इक्वल आ रहा, ये 16,500 आ रहा है। इसका इसका वजह है कि इस साल में भी एक परमानेंट डिफरेंस मौजूद है जो कि एग्जैम्प्ट इनकम। जिस साल में आपका परमानेंट डिफरेंस मौजूद होगा उस साल में इफेक्टिव टैक्स रेट और एप्लीकेबल टैक्स रेट कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ये याद रखना है, कभी भी इक्वल नहीं होंगे। राइट, अब देखते हैं। अच्छा, अब इसको मैं शो कर सकता हूं यहाँ पर। तो ये चूंकि एसेट आया है तो ये नॉन करंट एसेट होता है। डेफर्ड टैक्स हमेशा नॉन करंट होता है, या नॉन करंट एसेट होगा या नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट एसेट में मैं लिखूंगा डेफर्ड टैक्स। यहां जो डेफर्ड टैक्स आना है ना, ये क्लोजिंग बैलेंस आना है। नोट नंबर 11.1 से ही आपने उठाना है दिस वन, ये वाली अमाउंट्स। ठीक है, तो ये एसेट है 29 का इस साल का, यहां माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, और ये 1590। ठीक है, उसके बाद जो करंट टैक्स है वो करंट लाइबिलिटी नहीं आएगा, करंट लाइबिलिटीज। और करंट लाइबिलिटीज में करंट टैक्स।
और इसके लिए चूंकि नोट नहीं बना हुआ, वर्किंग में ही हमने कैलकुलेट किया, करंट टैक्स वही आएगा जो हमने कैलकुलेट किया है, क्योंकि कोई अंडर ओवर प्रोविजन नहीं है। 14,939 और 13,290। जब ये सारा कर लिया, एंड पे रिकंसिलिएशन आएगी। रिकंसिलिएशन नोट नंबर 11.2, टैक्स एक्सपेंस रिकंसिलिएशन। यही दो कॉलम हम यूज करते हैं 16 के लिए और 15 के लिए। स्पेस कम है तो इसलिए मैं दोबारा 16 15 नहीं लिख रहा। अब मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट पे टैक्स निकालता हूं। 2016 का अकाउंटिंग प्रॉफिट मेरा कितना है, 60,000। मैं 60,000 का 30% लूंगा तो 18,000। 2015 में 45,000 मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट है। इस 45,000 का अगर 30% लूंगा तो 13,500। चेक कर लें, 45,000 का 30%, 13,500। ठीक है, अब जितने परमानेंट डिफरेंस है वो ले आए। अब परमानेंट डिफरेंस कौन कौन से हैं? ठीक है, पहला परमानेंट डिफरेंस जो है वो टैक्स ऑन फाइन। ये जो फाइन पे किया इस पे टैक्स, और फाइन कितना पे किया, 6,000 रुपीज का। इसका टैक्स कितना बनेगा 30%, 1800। और ये चूंकि फाइन 2015 से रिलेट करता है, ये 1800 यहाँ पर आएगा और प्लस में आएगा, क्योंकि एक्सपेंस की वजह से टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। इसका 2016 से कोई ताल्लुक नहीं बन रहा। इसी तरह एक इनकम है टैक्स ऑन एग्जेम्प्ट इनकम। ये मुझे टैक्स सेव होगा, ये माइनस होगा। एग्जेम्प्ट इनकम पे मुझे टैक्स नहीं देना। कितनी एग्जेम्प्ट इनकम है, 5,000। इस 5,000 का मैं 30% लूं, विच इज इक्वल टू 1,500। ये 1,500 यहां से मैं माइनस कर रहा हूं। अब इसको प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका टैक्स एक्सपेंस के 100% इक्वल होना चाहिए, जो एसओसीआई में हमने शो किया है। तो अगर आप देखें 18,000 में से 1,500 लेस किया तो 16,500, which is exactly equal to this amount. इसी तरह 13,500 plus 1,800, which is 15,300, which is equal to 2015 टैक्स एक्सपेंस। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल आपके सामने आज पहले इसलिए ली कि काफी दिन से हमारी क्लास नहीं हुई और आप भी ईद की मसरूफियात में हो गए, तो आपने यकीनन पढ़ा नहीं होगा, तो एक दफा रिकॉल करने के लिए। ठीक है, तो हमने, अब मैं जरा इसको आखिरी बात करके फिर अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाना चाह रहा हूँ। लास्ट बात हमने ये भी की थी कि टैक्स रिकंसिलिएशन में अभी तक हमने जो पढ़ा है वो दो चीजें पढ़ी। एक अंडर ओवर प्रोविजन ऑफ टैक्स, एक यही जो आपके सामने नजर आ रहा है परमानेंट डिफरेंस। अब परमानेंट डिफरेंस अगर एक्सपेंस होगा तो यकीनन टैक्स बढ़ेगा, अगर इनकम होगी तो टैक्स कम हो जाएगा। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट इसके अंदर मौजूद है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, तो उसके बाद मैं मूव करूंगा अगली स्लाइड पे। सर ये जो वर्किंग टू है सर, ये कंडीशन थोड़ा सा दोबारा बता दें सर। जी, वर्किंग टू मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डेफर टैक्स की वर्किंग है। इसमें बेसिकली आपने सिर्फ और सिर्फ वो एसेट और लाइबिलिटी लेनी है जिनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और टैक्स ट्रीटमेंट डिफर करता है। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आइटम है ये एक ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है और टैक्स ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है। इस वजह से इनकी कैरिंग अमाउंट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ से और कैरिंग अमाउंट टैक्स के पॉइंट ऑफ से डिफर आएगी, और इसी को हम नाम देते हैं टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें आपने करना ये होता है कि जब आप 2015 और 2016 का अकाउंट बना रहे हैं तो 15 का ओपनिंग बैलेंस चाहिए होता है। अगर कुछ क्वेश्चन एक पेपर में आप देखेंगे, जब पेपर के क्वेश्चन करेंगे तो 15 का ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है। जब गिवन है तो मुझे ये चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अगर ये गिवन है।
और अगर नहीं गिवन तो पहला काम मुझे ये करना है कि 2015 का ओपनिंग बैलेंस चाहिए, फिर 2015 का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। ये 2015 का मैंने ओपनिंग बैलेंस निकाला, ये 2015 का क्लोजिंग बैलेंस निकाला। उसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस है 2015 का, यकीनन वही 2015 का, वो 2016 का ओपनिंग हो जाएगा, फिर सिर्फ इसका क्लोजिंग निकालना होगा, जो मैंने ये कैलकुलेट। और इसके लिए सिंपल क्या किया मैंने, कैरिंग अमाउंट अगर आप देखें क्वेश्चन में, ये 98,000 दी हुई है ना 1 जनवरी की, ये एज इट इज ले ली, ठीक है। अब ये अगली कैरिंग अमाउंट कैसे आई, क्योंकि जब पूरा साल गुजर गया तो एक साल की डेप्रिसिएशन हुई ना, और वो कितनी डेप्रिसिएशन, दिस वन 9800, तो मैंने इसमें से 9800 माइनस किया तो ये अमाउंट आ गई, ठीक है। अब मैं अगर डिफरेंट कलर से इसको थोड़ा सा शो कर दूं, यानी ये 9800 माइनस हो गया, ये वाले। उसके बाद अगले साल की डेप्रिसिएशन 8820, वो फिर इसमें से 8820 लेस करूंगा तो ये अमाउंट आ जाएगी 79। इसी तरीके से टैक्स बेस का की तरफ आएंगे, तो टैक्स बेस में टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करनी है। पहले साल की डेप्रिसिएशन 16500, मैंने से इसमें से 16500 लेस की, जैसे कैरिंग अमाउंट निकालते हैं, और अगले साल की डेप्रिसिएशन 14025 ये लेस की। अच्छा, अब ये करने के बाद जब ये मेरी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस आ गई, ये दो चीजें आ चुकी हैं मेरी, अब मुझे देखना है कि ये टैक्सेबल डिफरेंस है या डिडक्टेबल। तो उसके लिए एक लाइन मैंने बोली थी, उसको हमेशा याद रखना है, when the carrying amount of asset is greater than tax base, difference is taxable temporary difference। यहाँ पर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन है, तीनों सालों में, यानी तीनों वैल्यूज लेस देन है, जिसका मतलब ये डिफरेंस फिर डिडक्टेबल हुआ, और डिडक्टेबल डिफरेंस किसके अगेंस्ट, टैक्स एसेट क्रिएट होता है, टैक्सेबल के अगेंस्ट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होता है। बस ये दोनों में बेसिक फर्क है, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। थैंक यू। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आएंगे। इसको हम हेडिंग में लिखूंगा पहले तक, हेडिंग से आपके ज़हन में रहे। disallowed expense in prior year। in prior year बहुत केयरफुली मेरी बात को सुनना है, ये थोड़ा सा फर्क है इसमें, पहले पढ़ा है और अब पढ़ा है। हमने ये पढ़ा था कि जो डिसअलाउड एक्सपेंस होता है वो तो हमारा परमानेंट डिफरेंस है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक आपका एक्सपेंस था 20, ये कोई भी साल ले ले, जैसे 2015 का ईयर है, उसमें आपने एक एक्सपेंस इनकर किया 60,000 का, टैक्स ने इसको डिसअलाउ कर दिया, टैक्स ने इसको डिसअलाउ करार दे दिया, तो ये मेरे लिए क्या बन गया, डिसअलाउड एक्सपेंस। इसको अभी हम पढ़ चुके हैं पिछले एग्जांपल में, हम इसके अगेंस्ट परमानेंट डिफरेंस क्रिएट करते हैं, नॉट टेम्परेरी। इसके अगेंस्ट डेफर्ड टैक्स नहीं आता है, बल्कि ये रिकंसिलिएशन में जाता है। इस एक्सपेंस डिसअलाउ होने की वजह से मुझे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आपके पास एक राइट भी होता है, जिन्होंने टैक्स पढ़ के आए हैं उनको आइडिया होगा कि अगर कोई टैक्स डिसअलाउ करता है किसी एक्सपेंस को, तो आपके पास अपील में जाने का एक राइट होता है। अगर एक एक्सपेंस किसी भी साल में डिसअलाउ हो जाए और उस पर आप अपील में चले जाएं, तो याद रखिएगा ये अभी ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है, अब ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है, राइट। पहले केस में मैंने क्यों कहा ये परमानेंट डिफरेंस है, अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे पिछली एग्जांपल में मैंने लिखा कि फाइन ऑफ ₹6,000 वाज डिसअलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज, बस इतनी सी स्टेटमेंट है, इसका मतलब उन्होंने डिसअलाउ कर लिया और आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम अपील में नहीं जा रहे। जब मैं अपील में नहीं जा रहा तो फिर मुझे उसके अगेंस्ट टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए कि वो आप अपील में चले गए, तो याद रखिएगा ये अब परमानेंट डिफरेंस नहीं है। किस साल का,
2015 का ये परमानेंट डिफरेंस नहीं। ठीक है, इतना हिस्सा जो है ना ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये जितना हिस्सा मैंने लिखा है ना, अपील में जाना, क्योंकि जिस साल में अपील में जाते हैं ना वहाँ डेफर्ड टैक्स क्रिएट होता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं। लेकिन इससे अगले साल में आता हूँ, जो कि ये मैंने प्रायर ईयर का वर्ड यूज किया। अब अगले साल आएंगे 2016 का ईयर शुरू हो गया। अब ये जो आपने अपील की थी इसका फैसला यकीनन 2015 का फैसला 2015 में नहीं आ सकता, साल खत्म हो चुका है, अब 2016 में आएगा। अब इसका डिसीजन आया और टैक्स ने ये कहा ठीक है हम अब 40,000 एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन 20,000 स्टिल डिसअलाउड है। इसका मतलब टैक्स ने कितनी अमाउंट अलाउ कर दी? 40,000 अपील में जाने के बाद जो डिसीजन आया। अब अभी भी आपके पास राइट है अपील में जाने का, लेकिन अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है तो अब यकीनी बात है जब एक्सेप्ट कर लिया तो ये परमानेंट डिफरेंस बन गया। अब ये परमानेंट डिफरेंस बना, ये याद रखना, आप मेरी दोनों वर्डिंग को मिक्स नहीं करना। अगर आपका एक टैक्स एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाए और उसमें आप अपील में नहीं जाओगे तो वो डिसअलाउड एक्सपेंस परमानेंट डिफरेंस हो, और अगर कोई डिसअलाउड एक्सपेंस हो और आप अपील में चले जाओ तो वो परमानेंट डिफरेंस तब तक नहीं होगा जब तक अपील का डिसीजन नहीं आ जाता। राइट? अब अगर फर्ज कीजिएगा ये टैक्स सारे का सारा अलाउ कर देती तो कहानी खत्म हो गई थी, फिर तो परमानेंट डिफरेंस बनना ही कोई नहीं था। लेकिन 2016 में टैक्स ने 20,000 रुपए का एक एक्सपेंस जो है वो डिसअलाउ करा दिया। ठीक है, और ये एक्सपेंस असल में 20,000 का जो डिसअलाउ हो रहा है ये रिलेट किससे कर रहा है? ठीक है, रिलेटेड टू प्रायर ईयर। ये याद रखिएगा, ये 2016 का एक्सपेंस नहीं है, 2017 का एक्सपेंस है जिसका फैसला 2016 में हुआ। और जब तक फैसला नहीं आता, आपको पता है वो जिसको हम आम लैंग्वेज यूज करते हैं स्टे ऑर्डर, ये किस्म का स्टे ऑर्डर है। मैं उस वक्त तक पे नहीं करूंगा जब तक डिसीजन नहीं आता, लेकिन जब डिसीजन आ गया आप मुझे पे करना पड़ेगा। अब मैं इस पे जो टैक्स पे करूंगा यकीनन अब मुझे इस पे टैक्स पेमेंट करनी है। अगर 30% टैक्स रेट माइंड में रखिएगा,